हेलो स्टूडेंट्स, चलिए प्लांट फिजियोलॉजी में हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, और हमारा नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 5 फोटोसिंथेसिस। आप फोटोसिंथेसिस बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, उसकी डेफिनेशन आई होप कि आप सबको याद होगी और बुक वाली डेफिनेशन ही आपको याद करनी है। ठीक है, अब जैसे कोई भी मेटाबॉलिक प्रोसेस है तो इट बिगिंस विथ केमिकल रिएक्शन। ये तो पता है ना, कोई भी मेटाबॉलिक जैसे मेटाबॉलिज्म हो रहा है तो वो केमिकल रिएक्शन से शुरू होगा। ठीक है, अब उसके बाद कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना खाना खुद मैन्युफैक्चर करते हैं, कुछ जो होते हैं वो दूसरों पर डिपेंड होते हैं। जैसे हम अपने ह्यूमंस ले लेते हैं, हम लोग ग्रीन वेजिटेबल पे डिपेंड होते हैं, लेकिन वो जो ग्रीन वेजिटेबल हैं वो लोग अपना खाना खुद ही बनाते हैं। तो जो अपना खाना खुद बनाते हैं उनको कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स, और जो ऑटोट्रॉफ्स पे डिपेंड रहते हैं अपने फूड के लिए उनको क्या कहते हैं, हेटेरोट्रॉफ्स। ठीक है, याद रखना है कि जो अपना खाना खुद बनाते हैं उनको ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं, और जो ऑटोट्रॉफ्स पे डिपेंड होते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उनको हेटेरोट्रॉफ्स कहते हैं। ठीक है, अब कीमो ऑटोट्रॉफ्स हो गए जो केमिकल पे डिपेंड होते हैं, जैसे सल्फर। ये सब आप अगर बुक रीडिंग अच्छे से करेंगे तो आप सबको आ जाएगा। ठीक है, अब रॉ मटेरियल, फिर उसके बाद आपकी बुक में डेफिनेशन दी गई है फोटोसिंथेसिस की, आपको बुक वाली डेफिनेशन याद करनी है। जैसे कि आपकी हाफ ईयरली में कहा है कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस नहीं आएंगे, तो आपको याद करना है इस बार। ठीक है, डेफिनेशन वगैरह, एग्जांपल्स, तो सिग्निफिकेंस, ये सब आपको याद करने पड़ेंगे। चलिए, अब रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, मतलब फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड है। ठीक है, पहला हम मानते हैं CO2, लेते हैं CO2। ठीक है, सबको पता है CO2 रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। CO2 ही H2O के साथ कंबाइन होता है। CO2 जो होता है कहाँ से मिलता है उनको, एटमॉस्फेयर से मिलता है। पता है ना कि हमारे एटमॉस्फेयर में CO2 होता है, तो वही CO2 उनको मिलता है प्लांट्स को। ठीक है, और फिर दूसरा हमें है हमारा वाटर है। ठीक है, वाटर एब्जॉर्प्शन के चैप्टर में पढ़ा था कि वाटर उनको कहाँ से मिल रहा है, सॉइल से मिल रहा है। सॉइल से कैसे मिल रहा है, रूट से मिल रहा है। ठीक है, तो वाटर भी बहुत एसेंशियल है। अब उसके बाद आता है रेडिएंट एनर्जी, यानी सोलर लाइट, यानी जो धूप से निकलती है लाइट, किरणें, सूरज की किरणें भी बहुत जरूरी होती हैं। तो वो क्लोरोफिल जो होता है, ग्रीन कलर पिगमेंट पाया जाता है, वो ट्रैप करता है सनलाइट को। ठीक है, अब इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन बनेगा कि जो क्लोरोफिल होता है उसकी पत्तियों का कलर क्यों ग्रीन होता है, क्लोरोफिल की वजह से। सब बचपन से ये पढ़ते आ रहे हैं ना कि ग्रीन कलर पिगमेंट उसको क्लोरोफिल कहते हैं, इसी वजह से जो लीव्स होती है उनकी कलर ग्रीन होती है। आगे हम जाके पढ़ेंगे कि क्यों लीव्स की कलर ग्रीन होती है, और गिव रीजन क्वेश्चन में ये आ भी सकता है। ठीक है, अब बात आती है हमारी क्लोरोप्लास्ट की। ठीक, बात कर रहे थे क्लोरोप्लास्ट की, तो क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, ऑल मशीनरी ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, और क्लोरोप्लास्ट क्या है हमारा, क्लोरोप्लास्ट इज अ ग्रीन कलर प्लास्टिड। क्या है, ग्रीन कलर प्लास्टिड। अब जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो लीव्स में बहुत सारे होते हैं। आप इमेजिन कीजिए एक सेल में 40 to 50 क्लोरोप्लास्ट होते हैं, तो एक लीफ में कितने सारे सेल होते होंगे, और फिर एक सेल में 40 to 50 क्लोरोप्लास्ट होते हैं, तो इतने सारे सेल में कितने सारे क्लोरोप्लास्ट होंगे। चलिए, फिर आगे बात आती है हमारे क्लोरोप्लास्ट जो होती है फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड है, मेम्ब्रेन, स्ट्रोमा एंड थाइलाकोइड। ठीक है, अब मेम्ब्रेन क्या होती है, क्लोरोप्लास्ट में डबल मेम्ब्रेन होती है, यानी 2 मेम्ब्रेन। ऐसे आपकी बुक में डायग्राम दिया गया होगा, तो ये डबल मेम्ब्रेन सा दिखाएगा, और विच इज मेड अप ऑफ लाइपोप्रोटीन, इट इज अ काइंड ऑफ प्रोटीन। ठीक है, अब मेम्ब्रेन के बाद ये जो मेम्ब्रेन होती है ये सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, मतलब ये अच्छी चीज को अंदर आने देगी और जो बेकार चीज होती है वो बाहर ही रहेगी। मतलब ये हमने पढ़ा है ना पिछले चैप्टर में सिलेक्टिव मेम्ब्रेन, तो ये जितनी अच्छी चीज होगी वो अंदर जाएंगी और जो इनके लिए अच्छी नहीं है वो बाहर ही रहेंगी। अब बात आती है स्ट्रोमा। स्ट्रोमा क्या होता है, स्ट्रोमा इज अ प्लेस वेयर डार्क रिएक्शन टेक प्लेस। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, ये सब क्या है। ठीक है, तो स्ट्रोमा एक जगह है जहाँ पे डार्क रिएक्शन होता है। जो स्ट्रोमा होता है वो मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स समझ लो बैकग्राउंड टाइप का। जैसे अगर आपका ये क्लोरोप्लास्ट है तो ये सरफेस तुम्हारा क्या है, मैट्रिक्स है। फिर बात आती है हमारी थाइलाकोइड्स की। अब स्ट्रोमा में सैक लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर आपकी बुक में ऐसे ऐसे दिए गए होंगे ना, ये तो इनको थैलाकोइड्स कहते हैं।
और ये पाइल्ड है कॉइन जैसे स्ट्रक्चर में, तो इनको क्या कहते हैं, ग्रैना कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रैना कहते हैं, ठीक है। द ग्रैना आर कलेक्टेड बाय स्टोमेटल ऑफ रेड लैमेले, ठीक है। अब आपको बस इतना याद रखना है क्लोरोप्लास्ट में कि जो फोटोसिंथेसिस होता है जितनी भी वो क्लोरोप्लास्ट में होती है, ठीक है। हम पढ़ेंगे डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन में, क्लोरोप्लास्ट में होती है। क्लोरोप्लास्ट बहुत ही अबंडेंट मतलब बहुत ही ज्यादा होता है लीव्स में, और ग्रीन कलर प्लास्टिड होता है। स्टोमेटा रीजन में गार्ड सेल में भी ये प्रेजेंट होता है। और आपको क्या लिखना है, याद रखना है, मेम्ब्रेन, 2 मेम्ब्रेन होती हैं, ठीक है। आप आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। और आपको क्या याद रखना है, हाँ, कि ये जो क्लोरोप्लास्ट होती है वो मीजोफिल रीजन में पाई जाती है। मीजोफिल रीजन मतलब आउटर अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के बीच में मीजोफिल में पाई जाती है, ठीक है। फिर आपको बात याद रखनी है स्ट्रोमा की। स्ट्रोमा क्या होता है, मैट्रिक्स, बैकग्राउंड कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है, वेयर डार्क रिएक्शन टेक प्लेस। फिर बात आती है हमारी थाइलाकॉइड सैक, फ्लैटन लाइक स्ट्रक्चर, और इसमें पाइल्ड कॉइन जैसा स्ट्रक्चर जो है उसे ग्रैना कहते हैं, ठीक है। अब हमारी बात आती है क्लोरोफिल की। आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं क्लोरोफिल क्या बताया जा रहा है, ग्रीन कलर पिगमेंट। तो क्लोरोफिल जो होता है वो मेनली ये थाइलाकॉइड के वॉल्स पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये थाइलाकॉइड के वॉल्स पे क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ठीक है। और जो क्लोरोफिल होता है वो हाईली कॉम्प्लेक्स रहता है, मतलब आपका कॉम्प्लेक्स मतलब बहुत सारा मिक्सचर हो गया, इसमें ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है, नाइट्रोजन भी है, ठीक है। तो वो काफी कॉम्प्लेक्स होता है क्लोरोफिल। और ये याद रखना है क्लोरोफिल जो होता है वो सेंसिटिव टू लाइट होता है, ठीक। जैसे कि बहुत सारी लाइट अगर आए उस पे तो इट में डैमेज, ठीक है, क्लोरोफिल डैमेज हो सकता है बहुत सारी लाइट की वजह से। अब 5 तरह के क्लोरोफिल होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट आपकी बुक में 2 ही टाइप के बताए हैं, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी, ठीक है। और ये बताया है कि 250 क्लोरोफिल मिला के एक क्वांटासोम बनाते हैं, वो एक क्वांटम ऑफ लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में, ठीक है। अब बात आती है हमारी मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमा। मैकेनिज्म से पहले एक बार फिर से हम ब्रीफ में देख लेते हैं कि क्लोरोफिल क्या है। क्लोरोफिल जो है वो वॉल्स ऑफ थाइलाकॉइड में प्रेजेंट है, ठीक है। और क्लोरोफिल ग्रीन कलर पिगमेंट है, ये याद रखना है। और क्लोरोफिल पे ये याद रखना है कि 250 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल एक क्वांटासोम बनाती हैं, और वो कैपेबल होती है, एक क्वांटासोम कैपेबल होती है टू कन्वर्ट 1 क्वांटम ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, ठीक है। ये याद रखना है। उसके बाद आपको ये याद रखना है कि 5 तरह की क्लोरोफिल होती हैं, आपके बुक में 2 ही दिए हैं, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। उसके बाद क्लोरोफिल जो होती है वो हाईली कॉम्प्लेक्स होती है, मतलब सिंपल फॉर्म में नहीं होती है, हाईली कॉम्प्लेक्स होती है, मतलब बहुत सारी चीजें उसमें रहती है, जैसे हम ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, बहुत सारी चीजों का मिक्सचर है, ठीक। और अब बात आती है हमारी 2 चीजों की हमने बात नहीं की थी, सेरोटोन्स की और ज़ैंथोफिल्स की। सेरोटीन्स जो और ज़ैंथोफिल्स ये 2 एसेसरी पिगमेंट हैं। क्लोरोफिल क्या है, हमारा नेसेसरी पिगमेंट है, और ये दोनों क्या है, एसेसरी पिगमेंट है। इनका काम क्या होता है, ये जो लाइट एनर्जी होती है उसको ट्रांसफर करती है क्लोरोफिल ए के पास, ठीक है। अब क्लोरोफिल क्या है, ए के पास ट्रांसफर किया, दे आर हाईली सेंसिटिव टू लाइट एनर्जी। अगर लाइट एनर्जी से तो वो लाइट एनर्जी उस पर पड़ेगी, उस पर जाएगी, क्लोरोफिल ज्यादा सेंसिटिव है तो वो ज्यादा जल्दी रिएक्शन कर लेगा। तो यानी ये दोनों भी जरूरी हैं, नेसेसरी है हमारा क्लोरोफिल और एसेसरी है हमारे ज़ैंथोफिल्स एंड सेरोटिन्स। अब बात आती है हमारी मैकेनिज्म और क्लोजिंग ऑफ स्टोमा। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमा इज रेगुलेटेड बाय टर्जिडिटी ऑफ गार्ड सेल। पिछले चैप्टर में पढ़ा था ना हमने कि कैसे गार्ड सेल की वजह से ये टर्जिडिटी, मतलब गार्ड सेल जो होती है जब वो टर्जिड रहेंगे, ये है हमारे गार्ड सेल, ठीक है, ये है हमारे गार्ड सेल। जब ये टर्जिड रहेंगे तो जो स्टोमा है हमारा ओपन रहेगा, लेकिन अगर इसकी अपोजिट कंडीशन देखें, जब ये फ्लैसिड रहेगा तो क्लोज रहेगा, ठीक है। फ्लैसिड मतलब फ्लैटेन, टर्जिड मतलब ऐसे भरा हुआ, ठीक। अब अकॉर्डिंग टू शुगर कंसंट्रेशन थ्योरी ये पढ़ते हैं, चलिए। अकॉर्डिंग टू शुगर कंसंट्रेशन थ्योरी हम बात कर रहे थे शुगर कंसंट्रेशन की, ठीक है। पहले ये देख लेते हैं, ये कंडीशन हमारी क्या है, ये है हमारी
टर्जिड कंडीशन, जिसमें क्या है हमारा गार्ड सेल जो है वो ओपन है, ठीक है, तो स्टोमा हमारा क्या है ओपन है। और ये हमारी दूसरी कंडीशन, इसमें ये क्या है फ्लैसिड है, ये देखिए ऐसे फ्लैसिड सा है, तो इसमें ये क्या है क्लोज है, ठीक। अब कैसे शुगर कंसंट्रेशन की बात कैसे आती है, मैकेनिज्म में ये आया है ड्यूरिंग डे टाइम, मतलब जब डे टाइम में हमारा फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो वो शुगर का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है। शुगर का कंसंट्रेशन इंक्रीज होने की वजह से जैसे गार्ड सेल है इनके बगल वाले सेल में भी इंक्रीज हुआ, तो इनके बगल वाले सेल में इंक्रीज हुआ तो ये यहाँ अंदर गया, ठीक है, एंडोस्मोसिस की वजह से इन सेल में एंडोस्मोसिस हुआ और ये निकल के कहाँ गए गार्ड सेल में। और जब गार्ड सेल में गए तो यहाँ पे इनका शुगर कंसंट्रेशन इंक्रीज हुआ, इनका शुगर कंसंट्रेशन इंक्रीज हुआ तो ये ऐसे बल्ज हो गए और ओपन हो गए, ठीक है। अब बात आती है हमारी अकॉर्डिंग टू पोटेशियम आयन कंसंट्रेशन थ्योरी। ये पोटेशियम आयन कंसंट्रेशन थ्योरी हमारी नई वन है, वो जो शुगर वाली थी वो पुरानी वाली है। अब पोटेशियम आयन कंसंट्रेशन में क्या दिया है कि द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा डिपेंड ऑन द जनरेशन ऑफ पोटेशियम आयन ग्रेडियंट। अब पोटेशियम आयन ग्रेडियंट मतलब जब एटीपी प्रोड्यूस होता है तो पोटेशियम आयन भी प्रोड्यूस होता है, ठीक है। एटीपी हमारी बन रही है, एटीपी मतलब क्या है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो एनर्जी जो एनर्जी देती है, लास्ट में एटीपी फॉर्म होता है ना, वही तो एनर्जी देती है, तो एनर्जी करेंसी कहा गया है एटीपी को। तो जब हमारी एटीपी फॉर्म हो रही है तो जो पोटेशियम आयन है वो भी फॉर्म हो रहा है। तो पोटेशियम आयन जब इन बगल वाले सेल में भी फॉर्म होता है, यहाँ, ठीक है, ये बाहर वाले सेल हैं गार्ड सेल के जो बाहर सेल होते हैं, ठीक है। और जब पोटेशियम आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है तो फिर से यहाँ पे एंडोस्मोसिस होता है, ठीक है, हाइपोटोनिक सोल्यूशन की वजह से यहाँ पे एंडोस्मोसिस होता है, तो ये फिर पोटेशियम आयन अंदर चला जाता है। पोटेशियम आयन अंदर जाने की वजह से फिर ये बल्ज हो जाते हैं, ऐसे ओपन हो जाते हैं, ठीक है। और रात में इसका उल्टा हो जाता है, पोटेशियम कंसंट्रेशन डिक्रीज होने की वजह से पोटेशियम जो लाइट नहीं पड़ती है तो यहाँ पे क्या होता है हमारा हाइपोटोनिक सोल्यूशन हो जाता है, मतलब एक्सऑस्मोसिस हो जाता है, तो पोटेशियम आयन बाहर चला जाता है, यानी पोटेशियम आयन लीक हो जाता है, बाहर चला जाता है, जिसकी वजह से ये कंडीशन ये फ्लैसिड हो जाएगा, पहले टर्जिड था फिर फ्लैसिड हो जाएगा और ये फिर क्लोज हो जाएंगे गार्ड सेल हमारे, ये गार्ड सेल हमारे क्लोज हो जाएंगे। अभी क्या है ओपन है। तो आपने दो पढ़ा, ड्यू टू शुगर कंसंट्रेशन एंड पोटेशियम कंसंट्रेशन, दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। अब यही दोनों में बताया गया है कि क्या हो रहा है, ये जो बगल वाले सेल है इनकी वजह से ही इस पे प्रेशर पड़ रहा है और इन्हीं की वजह से शुगर कंसंट्रेशन हो या पोटेशियम आयन हो, दोनों इन्हीं की वजह से अंदर आ रहे हैं और इनको टर्जिड बना रहे हैं और बाहर भी जा रहे हैं तो फ्लैसिड बना रहे हैं, ठीक है। बस इतना इसमें है कि पोटेशियम आयन तब बन रहा है जब एटीपी फॉर्म हो रहा है और शुगर कंसंट्रेशन तब बनता है जब फोटोसिंथेसिस होता है। अब बात आती है हमारी मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस की। इसमें आप जो रिएक्शन है वो बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, 6CO2 प्लस 12H। अब इसमें देखिए 6CO2 6H2O क्या देता है, C6H12O6, ठीक है। अब हम लोग ये नहीं देख रहे थे कि हमारा जो ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है वो लिबरेट हो रहा है, ये नहीं देख रहे थे, लेकिन अब देखना है। तो अब आपको रिएक्शन क्या है, 6CO2 प्लस 12H2O गिव्स C6H12O6 और 6O2 और 6H2O, ये याद रखना है। अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस की। मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस में हमारा रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो रहा है, ठीक है। इसमें मतलब ये याद रखना है, मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस में हमारा ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है, ठीक है। अब रिडक्शन in water is oxidized to oxygen and carbon dioxide is reduced to carbohydrate। अब ये याद रखना है कि फोटोसिंथेसिस जो कहाँ हो रहा है, मीजोफिल एरिया में, मीजोफिल रीजन में। क्यों हो रहा है, क्यों, वहाँ पे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस होता है, क्लोरोप्लास्ट मीजोफिल में होते हैं, इसीलिए फोटोसिंथेसिस में मीजोफिल रीजन में हो रहा है। अब डे टाइम में जो क्लोरोफिल होते हैं वो ट्रैप करते हैं सोलर एनर्जी को, और वो जो सोलर एनर्जी ट्रैप किया है वो सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज में हेल्प होती है। और क्या उसमें क्या क्या जरूरत होती है, CO2 की और H2O की।
CO2 एज ऑर्गेनिक सब्सटेंस एंड वाटर एज इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। मतलब हमारा ग्लूकोज बन रहा है किसकी मदद से, वाटर की मदद से और कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से, इन दो, और सोलर लाइट की वजह से। सोलर लाइट कहाँ से आ रही है, धूप से कौन खींच रहा, ट्रैप कर रहा है, हमारा क्लोरोफिल। अब रिएक्शन आपकी ये है, CO2 plus H2O gives C6H12O6 plus H2O and plus O। ठीक है, अब आपको ये लगा लेना है कि हमारे 6 कार्बन यूज हो रहे हैं, 12 वाटर की मॉलिक्यूल यूज हो रही है, और फिर हमारा ये ग्लूकोज बन रहा है, और ये जो वाटर बन रहा है ये अभी हम बाद में बताएंगे कि ये कैसे यूटिलाइज होता है। और ये 6 हाइड्रोजन जो बन रहा है, ऑक्सीजन बन रहा है, ये जो होता है ये बाई प्रोडक्ट बन रहा है और ये इवॉल्व हो जाता है। ठीक है, अब बताया है आपकी बुक में जो फोटोसिंथेसिस होता है वो एक प्रोसेस में नहीं होता है, बताया ना, 2 रिएक्शन होती है, डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन। तो बता रहे थे प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज नॉट सिंगल स्टेप प्रोसेस, रादर इट इन्वॉल्व मेनी स्टेप्स। ठीक है, अभी पढ़ाएंगे कितने ज्यादा स्टेप्स हैं। The various steps which are involved in photosynthesis are divided in 2 distinct but related phases. These are light or Hill reaction or photochemical phase और light dependent phase। ये एक ही रिएक्शन का नाम है, या तो आप कहो लाइट रिएक्शन, या कहो हिल रिएक्शन, या कहो फोटोकेमिकल फेज, या कहो लाइट डिपेंडेंट फेज। ये 4 नाम दिए गए हैं एक ही रिएक्शन के, और ये चारों नाम आपको याद होने चाहिए क्योंकि कोई भी नाम दे सकते हैं। ठीक, और दूसरा रिएक्शन क्या दिया है, डार्क रिएक्शन, ब्लैकमैन्स रिएक्शन और बायोसिंथेटिक फेज और लाइट इंडिपेंडेंट फेज। ठीक है, मतलब ये 8 नाम आपको याद होने चाहिए अच्छे से। ठीक है, अब बात आती है हमारी लाइट और हिल रिएक्शन और फोटोकेमिकल फेज और लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। हम बार बार इतना बड़ा नाम नहीं लेंगे, हम लाइट रिएक्शन को लाइट रिएक्शन कहेंगे और डार्क रिएक्शन को डार्क रिएक्शन। चलिए, हम बात कर रहे थे लाइट रिएक्शन की। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, पहला हमारा लाइट रिएक्शन। अब आपको ये रिएक्शन ध्यान में रखनी है, हम इसे अच्छे से लिख दे रहे हैं आपके लिए। 6 CO2 plus 12 H2O gives C6H12O6 plus H2O and oxygen। ठीक है, ये याद रखना है आपको, ये रिएक्शन याद रखनी है। ठीक, फिर लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन को लाइट रिएक्शन क्यों कहा गया है, ये दिन में होती है। ठीक है, डे टाइम में होती है लाइट रिएक्शन। फोटोकेमिकल रिएक्शन भी कहा गया है क्योंकि सनलाइट की हेल्प से होती है। ठीक है, सनलाइट होता है ना, ऑब्वियस सी बात है, सुबह रहेगी तो ही सनलाइट मिलेगी, तभी ये रिएक्शन पॉसिबल है, तो फोटोकेमिकल रिएक्शन कहा गया है। और क्या कहा गया है, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, तो इसीलिए इनके इतने सारे नाम हैं। चलिए हम लाइट रिएक्शन पे आते हैं। ये जो प्रोसेस होता है वो कहाँ होता है, अकर्स इन थाइलाकॉइड ऑफ क्लोरोप्लास्ट। कहाँ हो रहा है, थाइलाकॉइड ऑफ क्लोरोप्लास्ट। स्टार्टिंग में ही आपको बताया गया है कि फोटोसिंथेसिस हमारा क्लोरोप्लास्ट में हो रहा है, और ये कहाँ हो रहा है, थाइलाकॉइड ऑफ क्लोरोप्लास्ट में हो रहा है। ठीक है, अब आपकी बुक में दिया गया होगा कि ये लाइट रिएक्शन क्यों कहा गया है, ये सब आप रीडिंग खुद से कर लीजिएगा। अब इसमें NADPH दिया गया होगा, NADPH का फुल फॉर्म आपको याद रखना है। एक्सपैंड द टर्म्स में ये आएगा जरूर, बिल्कुल आएगा, हर साल आता है। तो NADPH का फुल फॉर्म आपको याद रखना है, क्या है, निकोटाइनामाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर NADPH और रिड्यूसिंग पावर ऑफ ATP कैसे होता है, अभी हम आगे पढ़ेंगे। These compound constitute the assimilating power. Another end product form as byproduct is O2। ये byproduct हमारा O2 बन रहा है ना, 6O2 बन रहा है। आगे आप आगे ये पढ़ेंगे कि ये पूरा ऑक्सीजन जो है वो जो है वेस्ट नहीं जाता है। ठीक है ना, वाटर वेस्ट जाता है, अभी बता रहे हैं कैसे। अब
इट इन्वॉल्व फॉलोइंग स्टेप। लाइट रिएक्शन किस इसमें क्या क्या स्टेप्स आते हैं, ठीक है। पहला स्टेप आता है एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल। एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल कैसे होता है, जैसे कि तुरंत सनलाइट आती है तो क्लोरोफिल जो है लीफ पे आई सनलाइट, तो हमारा क्या हुआ, क्लोरोफिल एक्टिव हो गया, ठीक है। तो एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल पहला। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइट एनर्जी, मतलब थोड़ी भी एनर्जी पड़ती है लाइट एनर्जी, क्लोरोफिल हमारा एक्टिव हो जाता है। देन फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर क्या होता है कि जो यहाँ से सोलर एनर्जी आ रही है ना, ये सोलर एनर्जी की मदद से ही फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है। जैसे ये हमारा H2 है, H2O है, ये क्या है, हाइड्रोजन है, ये क्या है, ऑक्सीजन है। फोटोलाइसिस मतलब क्या है, इसका ब्रेकडाउन किस में ब्रेकडाउन होगा, हाइड्रोजन में और OH में, H और OH। ये देखिए 2 H और 1 O क्या बना रहे हैं, H2O, ठीक है। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू H प्लस एंड OH माइनस। याद रखना है H प्लस एंड OH माइनस विद द हेल्प ऑफ लाइट एनर्जी इज कॉल्ड फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। The radiant energy from sunlight is absorbed by chlorophyll and transformed into chemical energy। जैसे ही यहाँ पे रेडिएंट एनर्जी सन से आई तो क्लोरोफिल ने उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, केमिकल एनर्जी में। वही केमिकल एनर्जी क्या करती है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर करती है, यानी कोई H2O को डिवाइड करती है, किसमें, H मतलब तोड़ती है, डिवाइड क्या तोड़ती है, H प्लस में तोड़ती है और OH माइनस में तोड़ती है। चलिए, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है और इसकी रिएक्शन भी आपको याद रखनी है। देन हमारा आता है प्रोडक्शन ऑफ मॉलिक्यूलर O2। The OH produced as a resultant of photolysis of water are oxidized to water and oxygen. It must be very clear that the whole of oxygen released during photosynthesis is from water molecule। आपको याद रखना है कि ये है, अब पता है कि CO2 प्लस H2O ग्लूकोज, फिर H2O बना रहा है 6H2O, हाँ, और 6O2 बना रहा है, तो ये जो O2 है वो बाहर निकल जा रहा है। तभी तो बताते हैं ना, फोटोसिंथेसिस के बाद जो हमारे ट्री हो गए, जो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं वो ऑक्सीजन दे रहे हैं, ट्री हमें क्या दे रहे हैं, ऑक्सीजन दे रहे हैं। तो यहाँ पे बताया है कि जितना ऑक्सीजन आता है, ये ऑक्सीजन जितना आ रहा है वो CO2 से नहीं आता है, किससे आता है, हमारा H2O से आता है। याद रखना है कि जितना ऑक्सीजन बाहर आता है प्लांट से, बता फोटोसिंथेसिस के बाद किससे आता है, H2O से आता है, किससे नहीं आता है, CO2 से नहीं आता है, ठीक है। नो मॉलिक्यूल ऑफ O2 इज रिलीज फ्रॉम CO2। प्रोडक्शन ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। अब ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। प्रोडक्शन ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट कैसे है, 4OH माइनस हमने प्रोडक्शन ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट लिख दिया है, मतलब ये सब रिड्यूसिंग एजेंट है और कैसे बन रहे हैं। OH हमारा है, फोटोलाइसिस हुआ, चलिए H2O का 12H2O का फोटोलाइसिस हुआ जैसे, तो H प्लस बना, OH माइनस बना, ठीक है। तो हम OH माइनस लेते हैं, हमारे पास 4OH माइनस है, ठीक, 4OH माइनस है, तो उसके बाद A रिड्यूस होता है तो 4OH बनता है, और देखिए यहाँ पे ये माइनस साइन हट गया, यानी 4 इलेक्ट्रॉन हमारे हट गए, ठीक है, या फिर हमारा माइनस साइन भी हट गया, तो अब बचा हमारा 4OH। ये इलेक्ट्रॉन, जो 4 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, 4 क्या बहुत सारे इलेक्ट्रॉन बचते हैं, यहाँ हमने 4 लिया था तो यहाँ भी 4 इलेक्ट्रॉन बचा। अब वो जितना डिपेंड करता है कि कितना टूटा कितना बना, ठीक है, यहाँ हमने 4 लिया था इसीलिए यहाँ हमारे 4 इलेक्ट्रॉन निकले। अब बचा हुआ 4OH। 4OH क्या होगा, 4OH हमारा फिर से फर्दर रिड्यूस होगा, ठीक है। यहाँ पे कि क्या बन रहा है, वाटर बन रहा है और ऑक्सीजन बन रहा है। वाटर जो है वो आगे प्रोसेस में काम आएगा और जो ऑक्सीजन है वो इवॉल्व हो जाएगा, यानी बाहर आ जाएगा, तभी कहते हैं प्लांट्स गिव ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, याद रखना है। फिर से बता दे रहे हैं कि आपको कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। हमने 6CO2 लिया है, ये अभी बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि कैसे ऑक्सीजन बन रहा है। ऑक्सीजन सिर्फ H2O से बन रहा है, H2O का पहले फोटोलाइसिस हुआ, OH बना, OH फर्दर रिड्यूस हुआ तो इलेक्ट्रॉन निकले, 4 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो बचा हुआ हमारा OH फर्दर फिर रिड्यूस हुआ, तो ये देखिए 4OH थे तो हमारे 2H2O बने और 2 पानी बने,
दो H2O बने और 2 ऑक्सीजन बने, तो ये जो बचा हुआ ऑक्सीजन है वो इवॉल्व हो जाता है। क्लियर है? चलिए फिर बात आती है हमारी फॉस्फोराइजेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी रिच एटीपी मॉलिक्यूल। इसमें आपका मेनली यही है कि क्या हो रहा है, एडीपी है, फॉस्फोरस बन रहा है और एडीपी से कंबाइन होके वो एटीपी बना ले रहा है। ठीक है, फोटोफॉस्फोराइलेशन इसे कहते हैं। ठीक, इसमें क्या है? प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी रिच एटीपी मॉलिक्यूल। एटीपी बन रहा है, किससे बन रहा है? एडीपी मॉलिक्यूल से। किसकी मदद से? इलेक्ट्रॉन की मदद से। देखिए यही इलेक्ट्रॉन काम आ रहा है, ये जो हमारा OH में निकला था तो ये इलेक्ट्रॉन हमारा काम आ रहा है, ये रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, रिलीज फोटोलाइसिस ऑफ वाटर के जब वक्त ये इलेक्ट्रॉन हमारा बना था वही काम आ रहा है। बाय एडिंग 1 phosphate to group Pi is called photophosphorilation. The electron available in the above reaction are picked up by certain electron carrier. When the electron pass through these carrier, they dissipate energy. मतलब क्या हो रहा है? ये इलेक्ट्रॉन जो है वो घूमता रहता है और क्या करते हैं? उठा लेते हैं। ठीक है, Then electron pass through these carrier, they dissipate energy. फिर उसके बाद ये एनर्जी बनाते हैं। This energy is utilized in the formation of energy rich compound ATP from ADP. ये देखिए ADP से क्या बन रहा है? ATP। और ये कैसे बन रहा है? इसमें हमने क्या प्लस कर दिया? फॉस्फेट आयन। ठीक है, अब प्रोडक्शन ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। फोटोलिसिस ऑफ वाटर प्रोड्यूसेस H+ भी बना था ना, OH हमारा यूज आ गया, आपने देखा H+ भी बना था ना। इट इज इमीडिएटली पिक्ड अप बाय NADPH। देखिए वो टर्म आया ना, NADPH, NADP, ये है NADP। और जो हाइड्रोजन यानी H+ हमारा था ये ले लेता है। ठीक है, ये लेके क्या बना देता है? NADPH। ये पूरा हमारा क्या बन जाता है? NADPH। रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ NADPH। जिसका फुल फॉर्म निकोटाइनामाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, याद रखना है। फिर इसके बाद ग्रीन कलर के नीचे टेबल दी रखी है, वो भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, अब हम कुछ लाइंस बोल दे रहे हैं, आपको शायद इससे ज्यादा क्लियर हो जाए। लाइट रिएक्शन में there is photolysis of water which leads to the evolution of molecular oxygen. At the same time generation of ATP from ADP also occur. अब ये इसी पूरे प्रोसेस को फोटोफॉस्फोराइजेशन कह रहे हैं। इतना बड़ा सा दिया है, कंफ्यूज होने की बिल्कुल आपको जरूरत नहीं है। हाँ, आपको बस इतना याद रखना है कि जो हमारे 4 इलेक्ट्रॉन थे वो यूज हो रहे हैं क्या करने में? ADP को ATP में कन्वर्ट करने में। क्या इसमें प्लस हो रहा है? IP प्लस हो रहा है ADP को ATP में कन्वर्ट होने में। ठीक है, यही पोटेशियम ने लिए थे इलेक्ट्रॉन। ठीक है, Hence in light reaction the end product are NADPH and ATP. क्या लास्ट में हमारा क्या बचता है? ATP और ये हमारा NADPH। यहाँ हम साइड में लिख दे रहे हैं ताकि क्लियर रहे। NADPH और ATP लास्ट में, यही दोनों हमारे बच रहे हैं। ठीक है, which are further used in dark reaction of photosynthesis to fix and reduce CO2। इतनी देर से क्या हो रहा था हमारा? लाइट रिएक्शन। अब हमारा NADPH बचा और ATP बचा। अब फर्दर ये किस में यूज होंगे? फर्दर ये हमारे डार्क रिएक्शन में यूज होंगे। अब आगे हम पढ़ते हैं कि डार्क रिएक्शन में क्या होता है। चलिए आपको हर चीज एकदम अच्छे से और ज्यादा क्लियर हो जाए, फिर से हम आपको एक बार लाइट रिएक्शन एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। ठीक है, स्टार्टिंग से। ठीक है, क्या हुआ था? सबसे पहले स्टार्टिंग से बता रहे हैं। CO2 लिया हमने प्लस H2O लिया हमने, है ना? अभी बाद में लगा लेंगे आगे। फिर यहाँ पे क्लोरोफिल और सनलाइट की मदद से क्या बना हमारा? ग्लूकोज C6H12O6
क्या बना और हमारा H2O, क्या बना और O2। आई होप कि आप सबको यहाँ तक रिएक्शन कर चुकी होंगी, है ना। चलिए अब लगा लेते हैं 6CO2, 12H2O, C6H12O6, C6H12O6, 6H2O एंड 6O2। ठीक है, अब यहाँ हम नीचे लिख दे रहे हैं कि हमारे कौन कौन से प्रोडक्ट बन रहे थे। तो हमारा बन रहा था NADPH और दूसरा ATP। चल, आई होप कि आप सबको इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक है, कि कैसे 6CO2 12H2O बनाया, ये सब ठीक। अब बात आती है फिर क्लोरोफिल है, नहीं जैसे शुरू से बताते हैं, ये लीफ है ना। तो इसमें क्या हुआ, सनलाइट आई, सनलाइट आई, ठीक है, ये सनलाइट आई। अब क्या हुआ, क्लोरोफिल जो है वो एक्टिव हो गया। अब क्लोरोफिल अपना काम करेगा, सनलाइट आने की वजह से क्लोरोफिल एक्टिव हो गया। तो दूसरा प्रोसेस होता है प्रोडक्शन फोटोलिसिस ऑफ वाटर। जैसे ही क्लोरोफिल एक्टिव हुआ, फोटोलिसिस ऑफ वाटर दूसरा प्रोसेस है। कैसे हुआ, अब जैसे हमारा क्लोरोफिल था एक्टिव हो गया, है ना, समझिएगा, क्लोरोफिल एक्टिव हो गया, तो क्लोरोफिल ने क्या किया, ये आने वाली जो रेडिएंट लाइट थी उसे कन्वर्ट कर दिया केमिकल एनर्जी में। ठीक, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। तो इसी केमिकल एनर्जी ने क्या किया, इस H2O का ब्रेक डाउन किया। क्या किया, ब्रेक डाउन किया, यानी फोटोलिसिस ऑफ वाटर। H2O क्या है हमारा, वाटर, जिसका क्या होगा, फोटोलाइसिस। फोटोलाइसिस, लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन, और किसकी वजह से हो रहा है, सूरज की रोशनी की वजह से, इसीलिए क्या कहा है, फोटोलाइसिस। ठीक, अब हम ले लेते हैं H2O अपना, H2O ले लिया, ठीक, H2O हमारा ले लिया। अब इसका ब्रेक डाउन हुआ किसमें, H प्लस OH माइनस, हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड में इनका ब्रेक डाउन हुआ अच्छे से। ठीक, H प्लस और OH माइनस में। अब बात आती है प्रोडक्शन ऑफ मॉलिक्यूलर O2। हम बताए थे कि जितना ऑक्सीजन निकल रहा है एज अ बाई प्रोडक्ट, ये ऑक्सीजन निकल रहा है, इवॉल्व हो रहा है ना, बाई प्रोडक्ट में ऑक्सीजन हमारा इवॉल्व हो रहा है। तो ये जितना ऑक्सीजन हमारा इवॉल्व हो रहा है, ये हमको कौन दे रहा है, हमारा H2O दे रहा है, CO2 नहीं दे रहा है। H2O दे रहा है, CO2 नहीं दे रहा है। ठीक, तो हम क्या कर रहे थे, हाँ, तो ये OH बना, OH माइनस में है यानी निगेटिव। ठीक है, तो क्या लिया, 4OH लिया और इसको फर्दर रिड्यूस कर दिया, OH 4 और 4 इलेक्ट्रॉन। पिछले भी डायग्राम में हमने आपको बताया था, ठीक, कि क्या हुआ, हमारा 4 OH बना, 4 इलेक्ट्रॉन बना। ये इलेक्ट्रॉन आगे भी काम आएगा फोटोफॉस्फोराइलेशन में। अब ये जो OH है, ठीक है, हमारा 4OH है, इसका भी रिडक्शन होगा। क्या होगा, इसमें 2 H2O बन जाएंगे और O2 बन जाएगा। ठीक है, O2 बन रहा है, ऑक्सीजन किससे बन रहा है, H2O से बन रहा है, और बचा हुआ ऑक्सीजन क्या हो गया, इवॉल्व हो गया। ठीक, ऑक्सीजन हमारा क्या हो गया, इवॉल्व हो गया। चलिए, अब ये इसका तो काम खत्म, इसका काम खत्म, इसने हमें इलेक्ट्रॉन दिए, ये इसका काम अभी आगे आएगा। ठीक है, अब बात आती है हमारी प्रोडक्शन ऑफ मॉलिक्यूलर O2, हमने बता दिया। फिर फोटोफॉस्फोराइलेशन। फोटोफॉस्फोराइलेशन आपका ये पूरा प्रोसेस है कि जो ADP मॉलिक्यूल प्लस IP गिव ATP। अब ये है
फॉस्फेट। ये कहाँ से आया? इलेक्ट्रॉन की मदद से। ये जो हमारे यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन थे उसी की हेल्प से ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है और ये इससे जुड़ा एडीपी से और एडीपी को क्या बना दिया? एटीपी। ठीक है, तो फाइनली आपको याद रखना है कि एटीपी हमारा बन चुका है। ठीक है, अब बचा था हमारा क्या? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हमारा बचा था, तो वो ऐसे ही अकेले बेचारा था, तो क्या हुआ? NADP है, उसने क्या किया? हाइड्रोजन से मतलब दोस्ती बढ़ा ली या उससे जुड़ गया, क्या बना लिया? NADPH, निकोटाइनामाइड, एडिनाइन, डाइन्यूक्लियोटाइड, फॉस्फेट। अब आगे क्यों जुड़ा, कैसे जुड़ा, तो आपको पता चल गया ना क्यों जुड़ा। इसकी कहानी आती है डार्क रिएक्शन में। अब यहाँ कुछ खत्म नहीं हो गया कि लाइट रिएक्शन हो गया, मिल गया, खत्म हो गया। नहीं, खत्म नहीं हुआ। बस आपको याद रखना है कि लाइट रिएक्शन में क्या क्या हुआ, इतना सब एक लीफ में। और कहाँ हुआ? थाइलाकॉइड रीजन में हुआ, क्लोरोप्लास्ट के थाइलाकॉइड रीजन में हुआ। और क्या क्या बना? NADPH और ATP। ठीक है, अब डार्क ग्रीन कलर के बॉक्स में आपको दिया होगा प्रोडक्शन ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, आपको अच्छे से याद रखना है, वो छोटा करके दिया गया है। डार्क रिएक्शन और ब्लैकमैन रिएक्शन और बायोसिंथेटिक फेज और लाइट डिपेंडेंट फेज, बहुत सारे नाम है, लेकिन हम क्या कहेंगे? सिर्फ डार्क रिएक्शन। चलो, डार्क रिएक्शन की बात आती है। ये है डार्क रिएक्शन की सबसे इम्पोर्टेंट रिएक्शन जो कि आपको याद रखनी है। याद क्या रखनी है? फील आए आपको, बस इतना हम चाहते हैं। ठीक है, डार्क रिएक्शन, इसमें क्या हो रहा है? डार्क रिएक्शन में CO2 इज रिड्यूस टू ग्लूकोज। मेन क्या यूज हो रहा है? CO2। हमने लाइट रिएक्शन में क्या देखा? हमारा क्या यूज हुआ? H2O। ये 12H2O यूज हुआ, हमारा ये बन गया। ठीक है, अब ये बनेगा वाटर। O2 हमारा बन चुका लाइट रिएक्शन में। मतलब लाइट रिएक्शन में क्या हुआ? उसको सन की जरूरत थी ना, क्लोरोफिल की, क्लोरोफिल को फोटोलिसिस ऑफ वाटर के लिए। अब ये जितना रिएक्शन होगा उसमें सन की कोई जरूरत नहीं है, जितनी जरूरत थी वो हो गया। मतलब फोटोलिसिस ऑफ वाटर में और फोटोफॉस्फोराइजेशन में, इन सब में सन की जरूरत थी, उसमें वो काम खत्म। हमारा प्रोडक्ट बन गए ATP और NADPH। और देखिए वो यहाँ यूज भी आ रहा है, ATP और NADPH। ठीक है, CO2 is reduced to glucose by the means of energy। कैसे? एनर्जी कहाँ से मिल रही है? कौन दे रहा है? ATP दे रहा है। हमारा ATP बना था ना, तो CO2 क्या होगा? अब इसका काम आएगा और रिड्यूस होके क्या बनेगा? ये बनेगा ग्लूकोज, बनेगा हमारा CO2। और इसको एनर्जी कौन देगा? ATP देगा। ठीक है, इसको लाइट की कोई जरूरत नहीं होती, दिन रात में होती है, चाहे रात में हो चाहे लाइट ना हो तब भी होती है, लाइट की कोई जरूरत नहीं है, इसीलिए इसको डार्क रिएक्शन कहा है। और ये याद रखना है दोनों में मेन डिफरेंस कि जो डार्क रिएक्शन होता है वो कौन से रीजन में होता है? स्ट्रोमा रीजन में होता है। डार्क रिएक्शन जो होता है वो स्ट्रोमा रीजन में होता है, और जो लाइट रिएक्शन होता है वो कहाँ होता है? थाइलाकॉइड रीजन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो ये कहाँ होगा? स्ट्रोमा में होगा। ठीक है, अब इसमें क्या है? पहला स्टेप फिक्सेशन ऑफ CO2 और रिडक्शन ऑफ CO2 टू ग्लूकोज। पहला ही CO2 क्या रिड्यूस होके क्या बना देगा? ये ग्लूकोज बना देगा। इन दिस प्रोसेस CO2 इज रिड्यूस्ड और फिक्स्ड टू C6H12O6, ठीक, विद द हेल्प ऑफ H+ फ्रॉम NADPH। हमने कहा था ना NADPH से कंबाइन होगा तो जरूर कोई काम होगा, तो ये H+ इसका जो है वही हेल्प कर रहा है रिड्यूस होने में। ठीक है, अब देखो ये NADPH कंबाइन हुआ था तो इसका जो H है वो हेल्प करेगा यहाँ H बनाने में, C6H12 बनाने में। द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर दिस प्रोसेस, मतलब इन सारे प्रोसेस के लिए जितनी एनर्जी चाहिए होती है कौन देगा? ATP देगा। ठीक है, जो हमारी लाइट रिएक्शन में बना था। द सिंथेसिस अकर इन नंबर ऑफ स्टेप्स, बहुत मतलब नंबर ऑफ स्टेप्स है, देखो कितना स्टेप है। number of steps catalyzed by specific enzymes in the process CO2 enter into a cycle of reaction। ये पूरा एक साइकिल है। ठीक है,
क्रेब्स साइकिल पढ़े होगे ना, वो केल्विन साइकिल, सॉरी क्रेब्स साइकिल, केल्विन साइकिल है, नाम दिया है केल्विन साइकिल। ये पूरा एक साइकिल है जिसमें ये CO2 आया है, ठीक है। ये प्लांट में होता ही होता है, ठीक है, केल्विन साइकिल होता ही होता है जिसमें ये CO2 आया है, इसीलिए ये आपको याद रखना है, ये याद रखना है, कहीं से RUBP आया नहीं है, ये याद रखना है आपको, ठीक। तो कहाँ थे हम लोग, CO2 enters into the cycle of reaction starting with राइबोलोज बाइफॉस्फेट। ये क्या है, राइबोलोज बाइफॉस्फेट। कितने हैं ये, 6 ठीक, राइबोलोज बाइफॉस्फेट। एट द एंड ऑफ साइकिल ग्लूकोज इज सिंथेसाइज्ड एंड, मतलब पूरे प्रोसेस का बाद ये जो ग्लूकोज है वो बन जाता है, यहाँ से बन जाता है 6CO2 से, और ये फिर रीजनरेट हो जाता है। देखिए 6 था 6 ही हुआ, इसको कोई फर्क नहीं पड़ा, फिर ये आगे काम करेगा, ठीक। और नाम दिया है एंडी बेसन डिस्कवर्ड दिस साइकिल हैंड इज कॉल्ड कैल्विन बेसन साइकिल। द ओवरऑल रिएक्शन ये दी गई है आपको। अब हम बताते हैं, द ग्लूकोज मॉलिक्यूल C6H12 इज सिंपल शुगर रेडियली सॉल्युबल इन वाटर। ये याद रखना है कि ग्लूकोज है हमारा, ये वाटर में सॉल्युबल है। द फिक्सेशन ऑफ CO2 टू ग्लूकोज टेक प्लेस इन स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। फिर से बताएंगे नीचे जितने, अच्छा जितने ये डिड डू यू नो करके नोट करके दिया जाता है, प्राइस ऑफ फोटोसिंथेसिस बॉक्सेस में जितने क्वेश्चन दिए जाते हैं ना, वो आप याद कर लीजिएगा। गिव रीजन हो गया, एक्सप्लेन हो गया, इन सब चीजों में ये सब बहुत आते हैं, इसी को तो कहते हैं इन बिटवीन। अगर बुक पढ़ो तो तभी तो ये सब पढ़ोगे ना। चलिए ओवरऑल रिएक्शन हम आपको समझाते हैं। ये है हमारी पूरी साइकिल, केल्विन साइकिल। इसमें हमारा अब ये जो CO2 है, ये देखिए काफी जुड़ गया है यहाँ पे कुछ प्लस, ये अब हमारे किसका काम आएगा, CO2 का काम आएगा, ठीक। अब CO2 इस साइकिल में आ गए हैं, ठीक है। RUBP राइबोलोज बाइफॉस्फेट, इसमें CO2 भी आ गए, ठीक। ATP हमारा था ही था, ATP था, NADPH, और NADPH जिससे जुड़ा था वो हाइड्रोजन, 12 NADPH और 12H+। अब ये रीजनरेट सारा प्रोसेस हो चुका, तो ये रीजनरेट होके फिर से आ गया, ठीक। 6CO2 क्या हुआ, ये ग्लूकोज बना, तो से इसका CO2 का ये आगे 6 लगा है ना, तो कार्बन में ये देखिए 6 लगा है, ठीक। ये कार्बन का 6 इधर आ गया। H12 इसको यहाँ से मिल रहा है, NADPH का H जो था H+ आयन जिसने NADPH से जो वो जुड़ गया था, तो 12H इसको यहाँ से मिल रहा है, ठीक है, समझ के। यानी कि RUBP हो गया हमारा, इधर 6 कार्बन हो गया, ये हमारा हाइड्रोजन हो गया, ये हो गया कार्बन भी हो गया, ठीक। इसको रब कर दे रहे समझने की। अब बात आती है ऑक्सीजन की। देखिए यहाँ ऑक्सीजन कितने, 6 1 6 6 2 12, ठीक। 12 ऑक्सीजन है तो 6 ऑक्सीजन यूज हो गए, ठीक। यहाँ ले रहे 6 ऑक्सीजन भी हमारे यूज हो गए। चलो अब ये ATP है, ATP किससे बना था, ATP हमारा किससे बना था, ADP से प्लस फॉस्फेट, IP या PI कुछ भी लिख सकते हो। तो इस रिएक्शन में क्या हुआ, ATP टूट गया, किसमें, ADP और PI में, ठीक। कितने थे, ATP 18, किसमें टूटे, 18 ADP और 18 PI में। और ये NADPH कितना था, 12, कितना था, 12, ठीक। अब ये 12 NADP अलग हो गया, हमारा ATP का भी काम हो गया। अब आता है NADP, ये 12 NADP अलग हो गया, क्यों, क्योंकि अभी हाइड्रोजन का काम है, इसीलिए ये हाइड्रोजन से जुड़ा था, ठीक। ये हाइड्रोजन से जुड़ा था क्योंकि हाइड्रोजन का काम है, हाइड्रोजन यहाँ चला गया इसका। अब क्या हुआ, 12 NADP यहाँ आ गया, इसका हाइड्रोजन वहां चला गया, यानी इसका भी काम हो गया। अब बचा ये पूरा क्या बना लिया, वाटर बना लिया। इधर क्या हमारे 6O भी बाकी था, और ये 12H यानी क्या बना लिया, 6H2O। आई होप कि आपको ये रिएक्शन समझ में आ गई। हम एक बार फिर से बता देते हैं। RUBP वैसे ही निकल गया, 6 RUBP था, 6 RUBP निकल गया। 6 कार्बन, हाइड्रोजन कहाँ से आ रहा है, NADPH से। यहाँ NADPH के आगे 12 लगा है ना, तो ये H12 वहीं से आ रहा है, यहाँ से 6 ऑक्सीजन लिया। ADP कहाँ से आया, ATP से आया। ADP और PI दे रहा है, ठीक, इनऑर्गेनिक फॉर्म।
फिर NADP अलग हो गया क्योंकि हाइड्रोजन तो चला गया, NADP भी चला, अकेले बचा। अब ये बचा हुआ हाइड्रोजन और बचा हुआ ऑक्सीजन बना लेंगे क्या, पानी। ये रहा पानी, ये भी बन चुका। यानी कि पूरी रिएक्शन में CO2 और H2O से हमारा ग्लूकोज बना, ऑक्सीजन बना, पानी बना। ये कहाँ बना, लाइट रिएक्शन में। ये दोनों कहाँ बना, डार्क रिएक्शन में। ये काम किया लाइट रिएक्शन में, ये काम किया डार्क रिएक्शन में। ठीक है, आपको कुछ समझ में आया ना, ये रिएक्शन फील हुआ ना, ये सब चीज मतलब समझने वाली चीजें हैं। चलिए, फॉर्मेशन ऑफ स्टार्च एंड अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब शुगर भी बनेगा, मतलब बताया ना शुगर बन रहा है कि ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज अ सिंपल शुगर रेडिली सोल्यूबल इन वाटर, वाटर में सोल्यूबल है, इसलिए बताया क्योंकि अभी स्टार्च भी तो बनेगा ना। तो जो स्टार्च फॉर्मेशन है उसको क्या कहते हैं, पॉलीमराइजेशन। ठीक, जो जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज बन चुका हमारा ये ग्लूकोज, और बढ़िया पेड़ ने मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए यूज भी कर लिया ग्लूकोज। तो जैसे हमारा 100% ग्लूकोज बना, इसमें से 60% ग्लूकोज यूज हो गया मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए, तो बचा हुआ 40% जो ग्लूकोज होता है वो क्या है, वो स्टोर हो जा रहा है स्टार्च के फॉर्म में। क्या हो जा रहा है, स्टोर हो जा रहा है स्टार्च के फॉर्म में। ठीक, स्टार्च के फॉर्म में ये स्टोर हो गया। अब ये आपको याद रखना है, स्टार्च और ग्लूकोज में ये जो हमारा ग्लूकोज था वो वाटर में सोल्यूबल है, लेकिन ये जो स्टार्च है वो वाटर में इनसोल्यूबल है। ठीक है, इट इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन ग्लूकोज एंड स्टार्च। ठीक है, फेट ऑफ एंड प्रोडक्ट और फोटोसिंथेसिस, मतलब एंड प्रोडक्ट जो बन रहे हैं, फेट ऑफ एंड प्रोडक्ट एंड फोटोसिंथेसिस। पहला तो ग्लूकोज ही बना, पता है आपको, ग्लूकोज फोटोसिंथेसिस के बाद बना, फिर उसके बाद मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में यूज हुआ, और फिर उसके बाद जो बचा हुआ वो स्टार्च बन गया, स्टोर हो गया। और फिर जो स्टोर हो जाता है और कहाँ जाता है, जहाँ फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाते हैं ना, कहीं कहीं फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाते हैं, वो लोग या तो धूप में नहीं आ पाते, वो वाला रीजन धूप में नहीं आ पाते, किसी भी कारण वहाँ फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा। अब जैसे लीव्स ढेर सारी होती हैं प्लांट्स में, तो कुछ लीव्स ढक जाती हैं, कुछ अंदर रह जाती है, तो जहाँ फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है तो ये जो 40% बचा हुआ ग्लूकोज है उनको भी मिल जाता है। ठीक है, तो पूरा यूटिलाइज हो जाता है हमारा ग्लूकोज। फिर बाद में आता है वाटर। वाटर जो बचा हुआ वाटर हमारा निकला तो वो वाटर फिर से यूज में आ जाता है, फिर से वो यूज कर लेते हैं पानी का। देखो पानी यूज तो हो रहा है यहाँ पे, ये 12H2O पानी यूज कर लेते हैं। ठीक, फिर बात आती है ऑक्सीजन की। सबको पता है प्लांट क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, कि इसी की वजह से तो हम लोग जिंदा है, उसी की वजह से हम लोग सांस ले रहे हैं। हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और CO2 एक्सहेल करते हैं। तो कोई क्या कर रहे हैं, प्लांट ऑक्सीजन दे रहे हैं, जो कि कौन, ह्यूमन बीइंग्स हो गए, एनिमल्स हो गए, ये सब यूज करते हैं। ठीक है, और ऑक्सीजन की वजह से हमारा एटमॉस्फेयर का कंसंट्रेशन भी मेंटेन रहता है, कि कितना कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगी, वो बढ़ ही रही है। लेकिन बता रहे हैं कि ये इनके हो गए, मतलब बन गया ऑक्सीजन, तो क्या हुआ। अ फेट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स फॉर्म्ड इन फोटोसिंथेसिस। ठीक, पहला रेस्पिरेशन। मोस्ट सेल रिसीव शुगर थ्रू फ्लोएम, फ्लोएम से शुगर जाता है, वाटर जाइलम से जाता है। दिस इज ब्रोकन डाउन ड्यूरिंग रेस्पिरेशन टू लिबरेट एनर्जी टू द सेल रिक्वायर्ड। ठीक है, जहाँ एनर्जी की जरूरत होती है वहां दे देते हैं। फूड स्टोरेज। Some of sugar may be stored for future use either in organs such as bulb। जैसे कोई कोई पेड़ होते हैं उनके बल्ब्स टाइप के निकल आते हैं, बल्ब हो गया, ट्यूबर हो गया, यहाँ जैसे ट्रीज है तो यहाँ ऐसे ऐसे करके निकल आता है, तो इसको बल्ब कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है, ग्लूकोज स्टोर हो जाता है, किस लिए, वो आगे काम आने के लिए। बताया ना हमने, जहाँ की नहीं पहुंच पाते वहां पहुंचने के लिए। पोटैटो ट्यूबर हो गए, वो देखो वो निकल आता है ट्यूबर पोटैटो में। फिर ग्रोथ। अब जो नए नए प्लांट के पार्ट होते हैं वहाँ फोटोसिंथेसिस होता है। अब कहते हैं ना जैसे ह्यूमंस में होता है, खाना खाओगे तो बड़े होगे, तो इसी तरह इनका जैसे ग्लूकोज बन रहा है तो जहाँ ग्रोइंग पार्ट होता है तो वहाँ ज्यादा दे देते हैं बढ़ने के लिए, फॉर ग्रोथ। ठीक है, अब बात आती है ट्रांसपोर्टेशन की। ठीक, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन द प्लांट। चलिए, ट्रांसपोर्टेशन में बता रहे थे, जैसे कि आपका ये ग्लूकोज बन चुका C6H12O6, ये कहाँ बना, ऑर्गेनिक पार्ट ऑफ लीफ में बना। ठीक, ऑर्गेनिक पार्ट ऑफ लीफ में बना, और क्या हुआ, 80% 100% बना था, जिसमें से 80% यूज कर लिया ऑर्गेनिक पार्ट ने मेटाबॉलिज्म करने के लिए, और 20% जो है वो बच गया। ठीक,
ये क्या बन गया हमारा, इनसॉल्युबल स्टार्च, जो कि वाटर में इनसॉल्युबल है। ठीक, अब क्या होता है, जो कि अब इनऑर्गेनिक सरफेस है उसमें कहाँ कैसे पहुंचेगा, तो यही जो 20% हमारा बना है स्टार्च, ये किस में कन्वर्ट हो जाए, ये किसमें, सुक्रोज में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, ये हमारा 20% ऑफ स्टार्च बना है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सुक्रोज में कन्वर्ट हो जाएगा। और सुक्रोज में कन्वर्ट हुआ तो ये प्रोसेस रात में होता है कि सुक्रोज में कन्वर्ट होके थ्रू वीन्स और रूट्स और स्टेम्स, फ्लोएम की मदद से ये पूरे पार्ट में चला जाता है प्लांट के। ठीक, जैसे कि पूरे प्लांट में चला गया और सुक्रोज के बाद फिर ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। ग्लूकोज में कन्वर्ट होने के बाद अपना मेटाबॉलिक रिएक्शन कर लेगा। चलो मानो 10% ये लोग 10% लोगों को नहीं मिला था और 10% लोगों को मिल गया, अब फिर बचा हुआ 10% फिर वो इनसॉल्युबल स्टार्च बन जाएगा। इसी तरह ये रिपीटेड प्रोसेस ऐसे चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। अब एडेप्टेशन इन लीफ फॉर फोटोसिंथेसिस, पहला एडेप्टेशन क्या है, लार्ज सरफेस एरिया, मतलब जितना बड़ा सरफेस एरिया होगा उतने ज्यादा उस पे स्टोमेटा होंगे, उतने ज्यादा उस पे क्लोरोप्लास्ट होंगे, उतने ज्यादा उस पे क्लोरोफिल होंगे। अब ऑब्वियस की बात है, क्लोरोप्लास्ट ज्यादा होंगे तो फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा। अब लीफ अरेंजमेंट जैसे कुछ कुछ प्लांट होती है जिनकी सारी लीफ जो होती है वो बाहर की तरफ ऐसे दिखती रहती है, देखिए, और कुछ कुछ प्लांट होते हैं जिनकी लीफ ऐसे ढकी ढकी रहती है। अब ढकी ढकी वाली में कम फोटोसिंथेसिस होगा और जो खुली खुली रहती है जैसे अलग अलग रहती है उसमें ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगा। तो क्या पहला क्या था, सरफेस एरिया, बड़ा सरफेस एरिया होगा तो ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगा, छोटा होगा तो कम होगा। लीफ अच्छे से अरेंज होगी, खुली खुली, तो ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगी, और लीफ ढकी ढकी रहेगी तो कम फोटोसिंथेसिस होगी। क्लोरोप्लास्ट जितना ज्यादा क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा उतनी ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगी, क्लोरोप्लास्ट कम होगा तो कम होगी। और ये है कि अपर रीजन पे क्लोरोप्लास्ट ज्यादा होना चाहिए क्योंकि अपर रीजन इज एक्सपोज टू सनलाइट ना, तो इसीलिए वहां पे फोटोसिंथेसिस होता है। देन न्यूमरस स्टोमेटा, जितने ज्यादा स्टोमेटा होंगे उतनी ही ज्यादा O2 और CO2 गैस एक्सचेंज हो पाएगी। अब थिनेस ऑफ लीफ पतली होगी, अगर लीफ पतली होगी तभी तो मटेरियल जो होंगे वो रैपिडली ट्रांसपोर्ट होंगे, ऐसे मोटी होगी तो टाइम लगेगा जाने में। ठीक, और फिर नेटवर्क ऑफ वीन्स, जितना अच्छा वीन्स का नेटवर्क होगा, जैसे इस प्रोसेस में वीन्स का नेटवर्क अच्छा होना चाहिए ना, तभी तो रात भर में पूरे में पहुंचा पाएंगे, पूरे उसमें सुक्रोज पहुंचा पाएंगे, तो वीन्स का नेटवर्क अच्छा होना चाहिए। और क्यूटिकल एंड द अपर एपिडर्मिस आर ट्रांसपेरेंट एंड वाटरप्रूफ, दिस अलाउ लाइट टू एंटर फ्रीली इनसाइड, मतलब लाइट को फ्रीली अंदर भेजती है तो जल्दी से क्लोरोफिल अपना एक्टिव हो जाता है। थिक क्यूटिकल होंगे तो टाइम लगेगा, इसीलिए देखिए डेजर्ट एरिया में थिक क्यूटिकल होते हैं ना, कि ज्यादा सनलाइट ना जाए ना अंदर, वहां उनको पानी कहाँ मिलता है। चलिए, अब फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, एक्सटर्नल फैक्टर, हम जो प्लांट अडेप्ट कर सकते थे वो तो हमने पढ़ लिया। ठीक, अब बात आती है, और ये हम बता रहे थे ट्रांसपोर्टेशन में जो ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है वो बहुत जल्दी हो जाता है। ठीक, और लेकिन उतनी जल्दी इनसॉल्युबल जो स्टार्च है वो सुक्रोज बन के हर जगह पहुंचना ये बहुत मुश्किल होता है। ठीक, लेकिन ये ग्लूकोज का फॉर्मेशन बहुत रैपिडली होता है। अब हम फैक्टर्स की बात करते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स। पहला एक्सटर्नल फैक्टर होता है हमारा लाइट। ठीक है, रेडिएंट ऑफ लाइट इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर। 3 एस्पेक्ट्स में लाइट हमारा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, तीनों एस्पेक्ट आपको दिए गए हैं। ठीक, इंटेंसिटी, क्वालिटी, ड्यूरेशन। एट वेरी हाई लाइट इंटेंसिटी द फोटोसिंथेटिक apparatus में गेट डैमेज, बहुत ही ज्यादा लाइट की इंटेंसिटी है ना तो फोटोसिंथेटिक वाला apparatus में गेट डैमेज। दिस फिनोमिना इज नोन एज सोलराइजेशन, समझ में आया होगा। फोटोसिंथेसिस इज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय लाइट क्वालिटी, लाइट की क्वालिटी कहते हैं। फिजिक्स में आप स्पेक्ट्रम पढ़े हैं, स्पेक्ट्रम में पढ़ा होगा कि ब्लू लाइट सन से निकलती है, स्केल से देखो तो अलग अलग लाइट दिखती है, तो ब्लू एंड रेड रीजन ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम आर मोस्ट इफेक्टिव एंड द ग्रीन द लीस्ट। मतलब मोर इफेक्टिव कौन सा रीजन बताया आपको, रेड और ब्लू रीजन आपको मोस्ट इफेक्टिव बताया है। अब बात आती है किसकी, द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ड्यूरेशन ऑफ लाइट। ऑब्वियस बात है, लाइट रिएक्शन कहाँ होगा, दिन में होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर दिन नहीं हुआ तो बिल्कुल नहीं होगा फोटोसिंथेसिस, क्यों, एक्टिवेट ही नहीं होगा क्लोरोफिल, पहला ही प्रोसेस नहीं होगा।
कार्बन डाइऑक्साइड, द लाइट इंटेंसिटी इज गुड एंड द टेम्परेचर इज ऑप्टिमम, मतलब टेम्परेचर नॉर्मल है और लाइट इंटेंसिटी अच्छी है, तो देन इंक्रीज इन CO2 कंसंट्रेशन, इंक्रीज इन फोटोसिंथेसिस, CO2 ज्यादा मिलेगा, फिर ग्लूकोज भी ज्यादा बनेगा, फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा। टेम्परेचर एट विच द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज मैक्सिमम इज कॉल्ड ऑप्टिमम टेम्परेचर। जहाँ फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम होता है उसे ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं, और वो क्या है 35 डिग्री। ठीक है, द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस गोज ऑन इंक्रीजिंग फ्रॉम लोअर टेम्परेचर टू 35, इट स्टार्ट डिक्रीजिंग, मतलब 35 से ऊपर जाता है 40-40 तक तो डिक्रीज होने लगता है। ठीक, और उससे 35 से नीचे है, जैसे मान लीजिए रुकिए बताते हैं, और ये जैसे मान लीजिए 10 डिग्री टेम्परेचर है, 10 डिग्री से फिर 10 डिग्री इंक्रीज ऊपर की तरफ बताते हैं, इंक्रीज हो रहा, 10 डिग्री इंक्रीज हुआ, तो ये क्या हो गया 20। इसी को Q10 लॉ कहा गया है, एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर को Q10 लॉ कहा गया है। 20 के बाद क्या होगा ये 30, अब ये 10 ही नहीं, अगर आप इसको 15 मानिए, इसको 25 मानिए, 35, एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर को क्या कहा गया है Q10 लॉ कहा गया है। ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या बताया गया है 35, 15 पे भी होगा लेकिन उससे अच्छा 25 पे होगा, उससे अच्छा 35 पे होगा, सबसे अच्छा मतलब 35 पे होगा, और लेकिन 35 से जब आगे बढ़ने लगेगा 45 तो क्या होगा कम होता जाएगा। तो टेम्परेचर का भी इफेक्ट बता दिया। अब बात आती है वाटर की। वाटर, अगर तुम्हारी वाटर की सप्लाई नॉर्मल है तो तुम्हारा फोटोसिंथेसिस भी नॉर्मल रहेगा, लेकिन जैसे अगर वाटर की सप्लाई कम होती है तो तुम्हारा जो फोटोसिंथेसिस है वो भी उसका होना कम हो जाएगा। देखो वाटर भी यूज हो रहा है ना, CO2 H2O दोनों का यूज हो रहा है। हम एक्सटर्नल फैक्टर की बात हो चुकी, अब बात आती है इंटरनल फैक्टर की। इंटरनल फैक्टर में हम क्लोरोफिल ले लेते हैं। क्लोरोफिल, अगर क्लोरोफिल ज्यादा है तो फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा, क्लोरोफिल कम है तो फोटोसिंथेसिस कम होगा। ठीक है, लीफ स्ट्रक्चर पिछले उसमें था कि अगर लीफ बड़ी है तो उस पे क्लोरोप्लास्ट ज्यादा होंगे, स्टोमेटा ज्यादा होंगे। द साइज ऑफ लीफ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑफ स्टोमेटा एंड द थिकनेस ऑफ क्यूटिकल इन्फ्लुएंस द अमाउंट ऑफ CO2 एंड लाइट एंटरिंग, हम बता चुके हैं। ठीक, शुगर एंड स्टार्च, अगर एक जगह ज्यादा बहुत ज्यादा ये लीफ है, कहीं भी बहुत ही ज्यादा शुगर और स्टार्च एक्यूमुलेट हो गया, मतलब इकट्ठा हो गया, तो फोटोसिंथेसिस वहां नहीं होगा। ठीक, डिहाइड्रेशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म ऑल्सो रिड्यूसेस द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। पानी नहीं मिला, डिहाइड्रेट हो गया, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, बस आपको क्या कॉन्सेप्ट पकड़ के चलना है तो अपने आप आपको सब आ जाएगा। फिर बात आती है सिग्निफिकेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस की। पहला है फूड, इट सिंथेसाइज फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, द फूड बिकम द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। अब क्या है, हमने बताया ना ह्यूमन बीइंग खाना खाते हैं, उनको एनर्जी मिलती है, तो ये इनका ग्लूकोज मिल गया, इनको एनर्जी मिल रही है ना, तो ये फोटोसिंथेसिस की वजह से क्या हो रहा है, प्लांट के लिए खाना बन रहा है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ये मैन्युफैक्चर ऑफ फूड, तो इनको क्या मिल रहा है, खाना मिल रहा है अल्टीमेटली। ठीक, और ये क्या है, एक फूड चेन को चला रही है। देखिए, अगर प्लांट नहीं होंगे तो डियर कैसे खाना खाएगा, डियर नहीं खाना खाएगा मर जाएगा, सारे डियर मर जाएंगे तो शेर कैसे खाना खाएंगे, सारे शेर मर जाएंगे। ये फूड चेन पूरा चला रहा है। फिर सॉइल, सारे अगर शेर ही नहीं रहेंगे तो इसी तरह देखिए फूड चेन में क्या होता है, पहला सॉइल रहता है, सॉइल में प्लांट उगते, हम ऐसे ही बता रहे हैं बिना डायग्राम के, आपको समझ में आए। सॉइल रहता है, सॉइल के बाद प्लांट होते हैं, प्लांट के बाद जो प्लांट ईटर्स होते हैं, और फिर प्लांट ईटर्स को जो खाते हैं, फिर वो जब मर जाते हैं तो वो किसको बेनिफिट देते हैं, सॉइल को बेनिफिट देते हैं। तो इसी तरह अगर प्लांट ही नहीं रहेगा तो कुछ नहीं रहेगा। तो ये क्या कर रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्लांट को फूड मिलना, पूरा एक फूड चेन के लिए। ठीक, ऑक्सीजन, ऐसा खाली ये प्लांट ही है, ग्रीन कलर प्लांट जो कि खुद अपने आप से खाना बना रहा है। फिर ऑक्सीजन, हम लोग एक ही यही प्रोसेस जानते हैं, फोटोसिंथेसिस, जिसकी वजह से हमको ऑक्सीजन मिल रही है। अगर ऐसा कोई और प्रोसेस ढूंढ लिया जाए ना ऑक्सीजन निकालने का, तो कोई पेड़ लगाए ही ना। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जो है हम लोग एक्सपायर करते हैं CO2 जो कि प्लांट यूज कर रहे हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। ठीक, ये लिखा है। फिर नीचे बॉक्स दिए गए हैं, फिर अच्छा सा बॉक्स है, ये भी आपको पढ़ना है। जितने हम बता रहे हैं डिड यू नो, नोट करके बॉक्स में जितना सब दिया गया है अच्छे से आपको पढ़ना है। ठीक, अब इसके बाद एक्सपेरिमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस है।
इसको भी आपको अच्छे से पढ़ना है। एक्सपेरिमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस में डी स्टार्चिंग कहा गया है, फिर प्रोसीजर ऑफ स्टार्च टेस्ट दिया गया है। अब इसमें क्या है, आपको स्टार्च का टेस्ट कहा गया है। ठीक, बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट है, हम आपको बताते हैं क्या कहा गया है। ठीक, अच्छे से सुनिएगा। Simple experiment can be performed to prove importance of various condition and requirement for photosynthesis. In all such experiments, the basic principle is to use a green potted plant or whose leaf have been made starch free. इसके लिए क्या करना है, डी स्टार्चिंग पहले करना है आपको लीफ को, मतलब सारे स्टार्च को हटा देना है। जितनी लीफ, एक लीफ होती है उस पर स्टार्च होंगे ना, कुछ तो स्टार्च होगा। 100% ग्लूकोज बना, 10%, 5% कुछ तो स्टार्च होगा, तो पहले आपको डी स्टार्चिंग करना है। डी स्टार्चिंग ऑफ लीफ ऑफ ग्रीन प्लांट कैन बी डन बाय कीपिंग इन डार्कनेस। आप कोई भी ग्रीन लीफ लो, उसको 24 से 25 दिन के लिए आप किसी कबर्ड में रख दो, वो डी स्टार्च हो जाएगी। क्यों, फोटोसिंथेसिस हो नहीं रहा है, तो कहाँ से बनेगा ग्लूकोज, जितना स्टार्च बचा था वो सब यूज्ड अप हो गया होगा। ड्यूरिंग दिस पीरियड होल ऑफ द स्टार्च इज यूज्ड। ठीक, de-starching ensures that any starch present after the experiment have been formed under, ये सब। अब पहले प्रोसीजर ऑफ स्टार्च टेस्ट कैसा है, डिटैच अ लीफ फ्रॉम अ एक्सपेरिमेंटल प्लांट, कोई प्लांट लो, उससे एक लीफ निकाल लो, डिप इट इन बॉयल वाटर, ये दूसरा बता रहे हैं, ठीक है। डिप इट इन बॉयल वाटर फॉर अबाउट 60 सेकेंड टू किल द सेल। बॉयल वाटर में आप उसको 60 सेकेंड डालिए ताकि उसके सारे सेल मर जाएं और वो बाकी फिर फोटोसिंथेसिस मत ना कर पाए। इट डिस्ट्रॉय ऑल द एंजाइम्स इन द लीव सो देयर नो केमिकल चेंज टेक प्लेस, कहा ना कोई कुछ केमिकल चेंज ना हो पाए। मोर ओवर द लीव सेल बिकम मोर परमिएबल टू आयोडीन सोल्यूशन, मतलब परमिएबल हो जाएगी आयोडीन सोल्यूशन से। परमिएबल मतलब समझ लेना, पढ़ाया है। नाउ बॉयल द लीफ इन अ मिथाइलेटेड स्पिरिट ओवर द वाटर बाथ। आपकी बुक में दिया गया होगा वाटर बाथ के ऊपर मिथाइलेटेड स्पिरिट दिया गया है, लेकिन मिथाइलेटेड स्पिरिट को बॉइलिंग वाटर, एक ऐसे देखिए बीकर है, बीकर के ऊपर ये यहाँ पे मिथाइलेट स्पिरिट है और यहाँ पे वाटर है और यहाँ पे आग है, ठीक है। ये हाईली फ्लेमेबल है, मतलब आग बहुत जल्दी पकड़ लेती है, इसीलिए इसको वाटर में रखा है। मिथाइलेटेड स्पिरिट में क्या करना है आपको, लीफ को बॉईल करना है। मिथाइलेटेड स्पिरिट विल रिमूव ऑल द क्लोरोफिल फ्रॉम द लीफ सेल एंड द लीफ टर्न पेल व्हाइट, मतलब लीफ का कलर चेंज हो जाएगा, किससे, फ्रॉम ग्रीन टू पेल व्हाइट। द मिथाइलेटेड स्पिरिट इज हाईली इन्फ्लेमेबल, बताया ना हाईली इन्फ्लेमेबल, दैट इज व्हाई बॉइलिंग वाटर बाथ इज यूज्ड फॉर हीटिंग इट। इंस्टेड ऑफ मिथाइलेटेड स्पिरिट alcohol can be used in this process. After decoloration of leaf is taken out, it becomes slightly hard. To soft it, again dip in water. मिथाइलेटेड स्पिरिट में डाला तो क्या देखेंगे कि आपकी लीफ जो है वो थोड़ी हार्ड हो चुकी है, तो आपको क्या करना है, फिर से आपको उसे पानी में डालना है उसे सॉफ्ट करने के लिए। ठीक, सॉफ्ट हो गई। प्लेस द लीफ इन द डिश एंड पोर आयोडीन सोल्यूशन ओवर इट। एक फिर आप प्लेट में उस लीफ को निकाल लीजिए, उस पर आयोडीन सोल्यूशन डालिए। नोट इफ देयर इज एनी कलर इन द, फिर उस पर चेंज आएगा। दोज पार्ट ऑफ लीफ विल टर्न ब्लू ब्लैक विच कंटेन स्टार्च, मतलब जहां स्टार्च था वो ब्लू ब्लैक हो जाएगा, पॉजिटिव स्टार्च टेस्ट। एंड द आयोडीन सोल्यूशन विल शो ब्राउन कलरेशन, दोज पार्ट, वहां पे ब्राउन ब्लैक हो जाएगा जहां पे स्टार्च नहीं होंगे। तो जैसे लीफ है, आपने एक प्लेट में निकाल ली, अगर आपने आयोडीन सोल्यूशन डाला, अगर ब्लू ब्लैक कलर है यानी पॉजिटिव स्टार्च टेस्ट यानी स्टार्च है, और अगर ब्लू ब्लैक नहीं ब्राउन कलर आया मतलब निगेटिव। आपको ये पूछेगा कि आपने ये वाटर बाथ के ऊपर क्यों रखा था, तो आपको ये जवाब देना है कि मिथाइलेटेड स्पिरिट हाईली इन्फ्लेमेबल टू फायर एंड इट कैन कैच इजीली फायर, दैट्स व्हाई वी हैड केप्ट अ बीकर फिल्ड विथ वाटर। ठीक है, ये याद रखना है। एक्सपेरिमेंट हो चुके, फिर आगे और एक्सपेरिमेंट दिए गए हैं। ये अच्छा सा एक्सपेरिमेंट था, नया भी था, हम लोग के टाइम पे ये बोर्ड्स में आया था। ये क्या किए थे कि कुछ कुछ चीजें में मतलब अंडरलाइन कर दिए थे कि यहाँ पे कौन सा सोल्यूशन यूज हुआ, मिथाइलेटेड स्पिरिट, यहाँ पे कौन सा सोल्यूशन यूज हुआ, आयोडीन, और फिर लीफ का कलर कैसे ग्रीन कलर से किस में चेंज हो गया, पेल व्हाइट। तो आपको पूरा पूरा एक्सपेरिमेंट ऐसे याद करना है, कुछ भी ऐसे दे सकते हैं। ठीक है,
अब हम लोग बात करते हैं दूसरे एक्सपेरिमेंट की। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट है, ये अच्छा लगा हमने पढ़ा दिया। लास्ट टॉपिक है कार्बन साइकिल। ठीक, कार्बन साइकिल इज द बिल्डिंग मटेरियल ऑफ ऑल द ऑर्गेनिक कंपाउंड फाउंड इन द लिविंग सेल। एग्जाम्पल कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन एयर बता रहा है कि 4 सोर्सेज ऑफ कार्बन। कहाँ कार्बन 4 सोर्सेज बता रहा है। पहला प्रेजेंट इन एयर, पहला एयर में प्रेजेंट रहता है। प्रेजेंट इन एयर गेट डिजॉल्व इन वाटर इजली। वाटर में जो एयर में गेट डिजॉल्व इन वाटर इजली, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वाली एयर वाटर में बहुत ही अच्छे से आराम से डिजॉल्व हो जाती है। Carbonates of earth crust derived from rocks and these give rise to carbon dioxide by chemical change. The fuel, coal, petroleum, इन सबको जलाओ तो क्या निकलेगा? CO2 निकलेगा। ठीक, फिर कार्बन साइकिल की एक बढ़िया सी डेफिनेशन दे रखी है, आपको याद करनी है। टू द बुक की जैसे डेफिनेशन याद करनी है। अब एसेंशियल स्टेप ऑफ दिस साइकिल आर एज फॉलोज। आपकी बुक में एक अच्छा सा बढ़िया डायग्राम दिया है, उसको देखना है कि एटमॉस्फेयर, कार्बन डाइऑक्साइड, ग्रीन प्लांट, एनिमल, ये याद देखना है। तो एसेंशियल स्टेप हम आपको बता दे रहे हैं कि क्या दिया है, उसको छोटे फॉर्म में दिखा देते हैं ऐसे टेबल में। द एटमॉस्फेयर एक्ट एज रिजर्वायर। देखो एटमॉस्फेयर कार्बन डाइऑक्साइड वो क्या है, एक रिजर्वायर, स्टोर कर रही है कार्बन डाइऑक्साइड को। कितना? 0.03%। एंटर द ग्रीन प्लांट थ्रू फोटोसिंथेसिस। ग्रीन प्लांट में अब इतना पूरा एयर में 0.03% ऑफ CO2 है, तो थोड़ा जाती है ग्रीन प्लांट में। द ग्रीन प्लांट आर कंज्यूम्ड बाय एनिमल एज ऑर्गेनिक फूड। अब ग्रीन प्लांट में गई, ग्रीन प्लांट के बाद जब एनिमल ने खा लिया ग्रीन प्लांट, तो देखो अब एनिमल के अंदर चली गई। ऑल प्लांट एंड एनिमल परफॉर्म रेस्पिरेशन एंड गिव आउट CO2 इनटू एटमॉस्फेयर। अब ह्यूमन ने ही खाया था ना प्लांट, फिर वो लोग क्या दे रहे हैं? CO2 दे रहे हैं एक्सपायर करके। Plant and animal die and the organic compound of dead body are degraded and decomposed to liberate CO2 in atmosphere. अब चाहे ह्यूमन बॉडी को आप डिकम्पोज करें या जलाएं तो CO2 रिलीज होगा एयर में। थ्रू कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल बताया ना, कोल, पेट्रोलियम, इन सबको जलाओगे तो CO2 निकलेगा। एंड बाय द डिसोल्यूशन ऑफ कार्बोनेट, जितने कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, इन सबका रिएक्शन कराओ, CO2 निकलेगा हमारा। अब चलिए, ये फोटोसिंथेसिस का चैप्टर खत्म हो चुका है। आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो, ये सेशन फोटोसिंथेसिस का अच्छा लगा हो। एक्सपेरिमेंट्स इसमें जो हमने फर्स्ट वाला पढ़ाया है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और भी आप पढ़ लीजिएगा, अच्छे अच्छे एक्सपेरिमेंट हैं। और डार्क रिएक्शन, लाइट रिएक्शन, इन सबको फील करिएगा तभी समझ में आएंगी। रिएक्शंस याद रखनी है, वो RUBP वाली इंपॉर्टेंट है, आएगी। और फिर बाद में की टू रिमेम्बर, की टर्म्स हम हमेशा बताते हैं, पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन आंसर सॉल्व करिएगा। कोई डाउट हो तो हमसे जरूर पूछिएगा। चलिए, थैंक यू।